एंटी करप्शन मूवमेंट में बीजेपी आरएसएस का एक काफी बड़ा रोल रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मीडिया ने उसको हाईलाइट किया हो या उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया हो कि ये प्रोटेस्ट तो बीजेपी फंडेड हैं, ये सारे बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था ना। तब अन्ना हजारे जी भी किसानों के सपोर्ट में खड़े हो गए। इन्होंने सरकार को धमकी दी है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं करी गई तो यहां पर ये एक जन आंदोलन डिक्लेयर कर देंगे दोबारा से। याद होगा 2011 की एंटी करप्शन मूवमेंट, अन्ना हजारे ने कहा है कि ऐसी ही मूवमेंट ये दोबारा चालू करेंगे अगर सरकार ने किसानों की नहीं सुनी। तो अगर अन्ना जी कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे वो संघी बन जाते हैं, पर अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो वो रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं। रुकने का नाम नहीं ले रहे। इनफैक्ट किसानों ने कहा है ये प्रोटेस्ट को और इंटेंसिफाई करेंगे। ये प्रोटेस्ट और बड़ा बनता जा रहा है। देश भर से कई और स्टेट से लोग आकर इस प्रोटेस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। बेसिकली भारत बंद फ्लॉप हुआ है, तो अब मुंह की खाने के बाद मोदी हेटर्स ने सेल्फ को विक्टोरियस डिक्लेयर करने के लिए ऐसा एक नैरेटिव चलाया हुआ है। इस नैरेटिव के अकॉर्डिंग वो हर जगह ये बोलते फिर रहे हैं कि पूरे भारत से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। इन रियलिटी मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमिटी फ्रॉम तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड बिहार अलॉन्ग विथ किसान यूनियन इन राजस्थान, उत्तराखंड सरकार के इस बिल के समर्थन में सामने आई है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से वो मिले। इनफैक्ट जहां एक समय हजारों के किसान सड़क पर धरना दे रहे थे, अब उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। एक इशू ये था कि नए लॉज में किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिविल कोर्ट को अप्रोच करने का किसी डिस्प्यूट के केस में। अगर कोई डिस्प्यूट होता तो उन्हें एसडीएम के लेवल पर ही उसे रिजॉल्व करना था। सरकार ने अपने नए प्रपोजल में कहा कि वो ऐसा अमेंडमेंट ले आएंगे कि किसानों को ये ऑप्शन अवेलेबल कराया जाए, उनके पास सिविल कोर्ट में जाने तक का ऑप्शन हो। यहाँ सरकार की नीयत खराब नहीं थी। गरीब किसान के लिए कोर्ट्स के चक्कर लगाना और समय की और पैसों की बर्बादी ही मानी जा सकती है। इसीलिए इसे एसडीएम लेवल पर रिजॉल्व करने की बात की सरकार ने, पर यह कहीं नहीं मेंशन था कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता। पर क्योंकि किसान चाहते थे कि पॉइंट मेंशन किया जाए कि किसान फर्दर आगे मतलब कोर्ट्स को भी अप्रोच कर सकता है, तो सरकार इसके लिए अब रेडी हो गई है। अब मैंने जब इस प्रपोजल के मेन पॉइंट्स पहली बार पढ़े दोस्तों, मुझे देखकर लगा कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को एड्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स उन फार्म लॉस से आ सकती थी, जो खतरा किसानों को पहुंच रहा था उन फार्म लॉस से, ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स को एड्रेस किया जा रहा है इन अमेंडमेंट्स। लेकिन किसानों का कहना है दोस्तों नहीं, ये जो बातचीत का फेज था, ये जो अमेंडमेंट्स का फेज था, ये ऑलरेडी गुजर चुका है। अगर सरकार ने इन लॉस को बनाने से पहले किसानों से बातचीत करी होती, उनके कंसर्न्स पूछे होते, उनके इश्यूज के बारे में बात करी होती और फिर लॉ को बनाया होता इन अमेंडमेंट्स के साथ, तो शायद किसान तब सुन भी लेते। लेकिन अब वो टाइम गुजर चुका है। सीधे बोलो ना, तमाशा कंटिन्यू करने का बहाना चाहिए। दरअसल अब किसान नेताओं के ईगो की बात बन गई है। इन्हें पहले लगा, ये पहले बोल रहे थे कि सरकार अमेंडमेंट्स करे, इन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि सरकार अमेंडमेंट्स नहीं करेगी, पर जब सरकार रेडी हो गई तो बोल रहे हैं समय निकल गया है। सरकार को मैंडेट से देश की जनता ने सत्ता दी है। सरकार ने एक्सपर्ट ओपिनियंस लेकर ये लॉ बनाए, ये बिल पास किया है। तुम्हें अमेंडमेंट्स चाहिए थे, सरकार उसके लिए रेडी हो गई है। क्योंकि बिल में मेंशन पॉइंट्स कोई पत्थर की लकीर नहीं थे, इसीलिए सरकार अमेंडमेंट्स के लिए भी तैयार हुई। ऐसे तो हर रोज किसी भी लॉ के पर 1000 लोगों का ग्रुप खड़ा हो जाएगा और बोलेगा हमसे क्यों नहीं पूछा। इन लोगों की डिमांड्स है कि बिल को एबॉलिश करो, और वो जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि अगर सरकार ने लॉज एबॉलिश किए तो वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और देन 10% किसानों को प्रॉब्लम है का मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि लॉज एबॉलिश कर दिए जाएं। हाँ, अमेंडमेंट्स जरूर कर सकती है सरकार। पहला तो यह है कि किसान सिर्फ एक रिटन एश्योरेंस और एमएसपी से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि एक यूनिवर्सली अप्लाइड लीगल राइट बने एमएसपी। इनका कहना है कि मान लो सरकार यहाँ पर रिटन एश्योरेंस दे रही है एमएसपी की, लेकिन रियलिटी में तो सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, बाकी किसानों का क्या। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मैंने बात करी देवेंद्र शर्मा जी से। एमएसपी कहा है उन्होंने कि एमएसपी जो है वो वादे रहेगा, जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये तो फिर स्टेटस को हो गया ना। अगर आप शांतकमा कमेटी रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, अगर उन्हीं 6% को मिलेगा तो फिर क्या चेंज हुई है। मैं तो मेरा ये मानना है और किसानों का भी ये मानना है कि होना ये चाहिए कि 23 फसलों के ऊपर भारत में एमएसपी अनाउंस होता है हर साल। 23 फसलों पे अनाउंस होता है, लेकिन खरीद जो है वो गेहूं और धान पे होती है। और ये भी हम जानते हैं कि
क्योंकि इस खरीद के करके ही पंजाब के जो किसानों की जो इनकम है वो कंपैरेटिवली बाकी देश के किसानों से सबसे ज्यादा है। और अगर ये किसान की इनकम पंजाब में ज्यादा है तो किसान भी चाहते हैं कि सारे देश में सब किसानों की इनकम पंजाब के बराबर हो, इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो क्यों नहीं हम एक यूनिफॉर्म पैटर्न करते हैं कि एमएसपी को हम लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या लीगल अधिकार बनाते हैं किसानों के लिए कि इसके नीचे खरीद नहीं होगी। पहले तो एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% किसान को नहीं, कुल मिलाकर 15 से 25% किसानों को मिलता है। राठी और देवेंद्र शर्मा जी शांता कुमार जी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो 2015 में आई थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2012-13 में 90.2 मिलियन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 5.2 मिलियन हाउस होल्ड्स को ही एमएसपी का फायदा हुआ, जो कि 5.8% के आसपास बनता है। पर यह डेटा 2012-13 की एनएसएसओ डेटा है। शांता कुमार रिपोर्ट में सिर्फ गेहूं और चावल को ही कंसीडर किया गया है, जिसका मैक्सिमम प्रोक्यूरमेंट करती है सरकार। पर इस टेबल में आप देख सकते हैं और इससे पता चलता है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड डेयरी कोऑपरेटिव जो मिल्क प्रोक्योर करती है, टोटल ऑफ 18.53 मेट्रिक टन प्रोक्योर किया था सरकार ने 2018-19 में। इन सब का प्रोक्योरमेंट भले ही टेक्निकली एमएसपी ना हो, पर सरकार फिक्स्ड एश्योर्ड प्राइस पर इन्हें खरीदती है। एक और उदाहरण है शुगर केन, जो सरकार कभी नहीं खरीदती या प्रोक्योर कभी नहीं करती। शुगर केन मिल्स को किसानों को सेंटर्स फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के तहत तय मूल्य 14 दिन के अंदर देना होता है। शुगर केन मिल्स ने 80% प्रोक्योर किया था 2019-20 में, जो कि अराउंड 75,600 करोड़ तक होता है। फूड मिनिस्ट्री का डेटा बताता है कि 11.06 मिलियन पैडी और 4.06 मिलियन फीड फार्मर्स को बेनिफिट हुआ था एमएसपी से, जो कि शांता कुमार की रिपोर्ट के 5.8% कैलकुलेशन से कई ज्यादा है। अब इसमें आप बाकी प्रोक्योरमेंट ऐड करें तो सोचिए ये 15 से 25% तक आराम से वेरी कर जाता है। अब बात आती है कि सरकार रूल क्यों नहीं बना देती कि 23 क्रॉप्स जिस पर एमएसपी लगता है उससे कम रेट पर ना खरीदा जाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज की सिचुएशन 1970s की सिचुएशन नहीं है, उससे काफी डिफरेंट है। तब एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा था और पैदावार कम हो रही थी। इससे हो ये रहा था कि हमें गेहूं चावल इंपोर्ट करना पड़ रहा था। सरकार ने एमएसपी लाया ताकि कल्टीवेशन बढ़े और देश के पास सफिशिएंट अनाज हो। समय के साथ जहां 100 मेट्रिक टन की जरूरत थी, आज वह 120 मेट्रिक टन पैदा होता है। किसान तो को एमएसपी मिलता है तो वो एफसीआई में आके अनाज दे जाता है। यहाँ तो अनाज पड़े पड़े सड़ रहा होता है या सरकार राशन के माध्यम से 2 रुपए 3 रुपए में बेच देती है। ओवरऑल एफसीआई डेप्थ में हो जाता है। एफसीआई को डेप्थ से निजात पाने के लिए सरकार टैक्स पेयर की जेब खाली करने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि एफसीआई एक्सपोर्ट क्यों नहीं करती, तो इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जहां सरकार 1900 में किसान से खरीदती है, वहां इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट उसे 1000 से 1200 ही मिलता है, यानी नुकसान तब भी होना ही है। ये तो बात हुई गेहूं और चावल की। बाकी 23 क्रॉप्स की बात की जाए तो सोइंग पीरियड से पहले सरकार एमएसपी तय कर देती है। अब किसी साल मान लीजिए तूर दाल की पैदावार बहुत ज्यादा हो गई, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट की लोकल कंडीशन के हिसाब से किसानों से परचेज करती है, इसलिए एमएसपी से नीचे प्राइस पर खरीदी होती है। यहाँ पैदा किया गया अनाज की क्वालिटी भी समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अनाज तो एमएसपी के ऊपर कोई भी खरीद लेगा, पर लोअर क्वालिटी वाला कोई क्यों खरीदेगा एमएसपी पर? यही कारण है कि रेट पैदावार और क्वालिटी पर वेरी करता रहता है। दूसरा यह है कि अगर आपने ध्यान दिया हो, सरकार ने अपने प्रपोजल के कई पॉइंट्स में बड़ी चालाकी से लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन, यानी कई पॉइंट्स में उन्होंने कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से करना चाहें तो वो कर सकती हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें प्राइवेट मंडीज पर टैक्स लगाना तो वो लगा सकती हैं। तो जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा नहीं किया, उन स्टेट्स में तो वही हालत हो जाएगी जिसको लेकर किसान अपनी इतनी आवाज उठा रहे थे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड उन स्टेट्स में नहीं हो पाएगी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं किया प्राइवेट मंडीज। अगेन फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को भ्रमित करने के लिए। पहले इनकी ही डिमांड थी कि स्टेट्स को सब डिटरमाइन करने का हक दिया जाए। यही तो कारण था पंजाब ने अपने ही लॉस फॉर्मुलेट किए, जो कि मैंने इस वाले वीडियो में समझाया है। हर स्टेट में लगने वाला टैक्स अलग होता है, और मान लीजिए महाराष्ट्र जहां शुगर केन बहुत प्रोड्यूस होता है, तो वहां प्राइवेट प्लेयर्स चाहेंगे कि टैक्स कम लिया जाए। इसलिए सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को मंडीज में या प्राइवेट प्लेयर से कितना टैक्स लेना है ये तय करने का
छूट दिया हुआ है। अगर किसी स्टेट का किसान खुश नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर्स से टैक्स क्यों लिया जा रहा है, तो उस गवर्नमेंट को अगली बार वो वोट नहीं देगा। इनको कुछ इस तरह से समझिए, मान लीजिए महाराष्ट्र के किसान के पास ट्रेडर आता है शुगर केन खरीदने, वो बताता है कि उसे XYZ टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए किसान को वो सिर्फ थोड़ा ही अमाउंट दे सकता है। किसान इससे नाराज रहेगा और उसकी मांग होगी कि सरकार टैक्सेस हटा दे। वहीं किसी और स्टेट का किसान ट्रेडर के दाम से प्रॉब्लम में नहीं रहता है, तो वो सरकार द्वारा लिए जा रहे टैक्स से नाखुश नहीं होगा। इसलिए टैक्सेस स्टेट्स को तय करने का अमेंडमेंट इस बिल में किया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने अब ना सिर्फ सरकार को बल्कि बड़ी कंपनीज को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। स्पेसिफिकली अडानी और अंबानी पर अपनी उंगली उठाई है किसानों ने और कहा है कि ये सारे जियो के प्रोडक्ट्स, रिलायंस के प्रोडक्ट्स और अडानी के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि सरकार अडानी अंबानी के इशारों पर नाचती है। लेट देम बॉयकॉट एंड आई होप कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप को भी बॉयकॉट करेंगे। वैसे राठी के डबल स्टैंडर्ड्स की दाद देनी पड़ेगी। जब हिंदुत्व सपोर्टर्स जोमैटो, स्विगी, हिंदुस्तान लीवर को बॉयकॉट करने की बात करते हैं तो राठी सोशल मीडिया पर अलग ही ज्ञान दे रहा होता है। लेकिन यहां पर जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं जियो को, उनका यह समर्थन कर रहा है। खैर, यह बॉयकॉट किसान का नहीं है, ये कांग्रेसी द्वारा कराया जा रहा है, जो हमेशा अंबानी अडानी का राग अलापते रहते हैं और भूल जाते हैं अंबानी अडानी 2014 से पहले भिखारी नहीं थे। अंबानी की इनकम सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही रेजिम में बड़ी थी। आप क्यों समझते हैं कि किसान ये नहीं जानता? किसान जानता है। ये जो हमारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं टेलीविजन पर, उनसे जाए तो किसान भी समझता है, लेकिन जो किसान की दिक्कत है वो उसको एक्सपर्ट जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मैं बताता हूँ कैसे आपको। पंजाब में गेहूं और धान की पैदावार बहुत होती है, हम सब जानते हैं। सारा जो प्रेशर है वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, हमारे पास वी आर ओवरलेडन विद फूड स्टॉक्स, ये सब बातें होती हैं। मैंने हर बार ये कहा कि अगर दो फसलों पे आप एश्योर्ड प्राइस देते हो, गेहूं और धान पे, और आप कहते हो कि किसान डाइवर्सिफाई किसने करे? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन पे 2 रिपोर्ट्स आई थी डॉक्टर SS जौहर की। उनके बावजूद भी सरकार ने कहा कि हाँ डाइवर्सिफाई करिए, पैडी से मेज में जाइए, पैडी से सनफ्लावर में जाइए, ऐसे 2-3 फसलों के नाम दिए। अब देखिए, मेज लोग कल्टीवेट करते हैं पंजाब में। मेज का जो प्राइस 1850 रुपए पर क्विंटल है, जो MSP है। आपको मंडी में 600, 800 और 900 रुपए मिलता है पर क्विंटल। तो किसान क्या बेवकूफ है कि वो गेहूं और छोड़कर धान है उसकी रिप्लेसमेंट, धान की रिप्लेसमेंट है मेज, तो धान को छोड़कर जहां उसको तकरीबन 1900 रुपए 1888 रुपए पर क्विंटल मिलता है, वो छोड़कर वो 600, 700 और 800 रुपए क्विंटल पर अपनी फसल बेचेगा। गलती किसकी है? गलती हम सबकी है, गलती पॉलिसी मेकर्स की है। मैं ये कहता हूं कि जब 23 फसलें जिस पे MSP अनाउंस होता है, आप उसको उससे नीचे खरीद को बंद कर दीजिए कि उससे आगे कम खरीदनी होगी। आप देखेंगे किसान डाइवर्ट करेगा। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को फोर्स नहीं कर सकती कि वो तय MSP पर खरीदे। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, पंजाब में पैदा होने वाला मेज में अगर मॉइस्चर है तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। प्राइवेट प्लेयर को इसकी प्रोसेसिंग में ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है, इसलिए वो MSP से कम दाम में मेज खरीदेगा किसान से। वहीं राजस्थान में पैदा होने वाला जो मेज है उसमें मॉइस्चर ना होने की वजह से प्राइवेट प्लेयर को प्रोसेसिंग में ज्यादा खर्चा नहीं करना होता है, तो वहां MSP या MSP से ज्यादा किसानों को परचेज कर लेता है ट्रेडर। अगर सरकार रूल बना देती है कि मेज एक ही रेट पर खरीदा जाएगा, उससे कम नहीं होगा, तो समस्या यह है कि प्राइवेट प्लेयर अच्छी क्वालिटी का ही माल खरीदेगा और जो कुछ पैसा पंजाब के किसानों को मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि प्राइवेट प्लेयर्स और MSP स्टेट गवर्नमेंट को तय करने का हक दे रही है सरकार अमेंडमेंट्स के थ्रू। दोस्तों, मुझे देवेंद्र शर्मा जी की नॉलेज पर कोई शक नहीं है, पर फिर भी इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि इन्हें सरकार का विरोध करना है। यही तो कारण है कि देवेंद्र शर्मा जी MSP के फायदे गिनवा रहे हैं, पर उससे हो रहे नुकसान, FCI और सरकार को हो रहे लॉस के बारे में नहीं बता रहे हैं कि सरकार के पास खजाना नहीं है हर लॉस को बेयर करने के लिए। वो लॉस में जाएगी तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जनता पर ही टैक्स का बोझ बढ़ेगा। बात रही राठी की, तो उसको तो मोदी सरकार की द्वारा लाई गई किसी भी नीति को अच्छा कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। खैर, आप सब समझदार हैं, इसलिए इनके प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव को चुनावों के माध्यम से ध्वस्त करते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार। आगे से और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।